स्वागत है आपका आशीष की स्कूल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम लैब असिस्टेंट एस्पिरेंट के लिए रसायन विज्ञान से संबंधित नंबर ऑफ क्वेश्चन कर रहे थे, जिसके हमने 4 भाग डिस्कस कर लिए हैं। आज हम इसका भाग नंबर 5वां डिस्कस करेंगे। चलो शुरू करते हैं। आज 5वें भाग में हम अम्लीय सामर्थ्य से रिलेटेड पहले कुछ क्वेश्चन ले लेते, फिर हम क्षारीय सामर्थ्य के बारे में पढ़ेंगे। जो अम्लीय सामर्थ्य का जो कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड, ये मैंने आपको भाग नंबर 4 में सिखा दिया था कि यदि आपको अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड दिए जाए तो उसकी आप अम्लीय सामर्थ्य कैसे ज्ञात करोगे। चलो यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्न को अम्लीय सामर्थ्य के बढ़ते क्रम में लिखिए। हमारे पास अपने आप में इसी में यदि अ मानूं और इसे ब मानूं तो हमें अ और ब के अनुसार आंसर देना है। यानी अ में जो 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इन तीनों में सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन है, फिर कम कौन है और कम कौन है। चलो ट्राई करो आप क्या आंसर आता है इसका, कोशिश करो। कॉन्सेप्ट आपको सिखाया हुआ है, आशा करता हूँ आप कॉन्सेप्ट को सीखते जाते हो। क्या जाएगा? वेरी गुड, अधिकांश बच्चों का आंसर सही आ रहा है। फिर भी देखो, वैसे कल मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया अम्लीय सामर्थ्य। बेसिकली हम H+ त्यागने के बाद जो स्ट्रक्चर बनती है उसमें हम मोस्टली देखते हैं कि -M और -I से रिलेटेड जो चीज़ें हो रही है, जिसमें ज़्यादा होगी वो अपने आप में एक तगड़ा अम्ल होगा। और बाकी ये चीज़ आप जब मैंने आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन यानी कार्ब रेनाइन की मैंने आपको स्थायित्व के बारे में सिखाया था, वो सेम एज कॉन्सेप्ट अम्लीय सामर्थ्य में लगता है। क्योंकि अम्लीय सामर्थ्य में H+ त्यागने के बाद जो कॉन्जुगेटेड बेस या जो कार्ब एनाइन बनता है उसकी स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी तो उसकी अम्लीय सामर्थ्य भी उतनी ज़्यादा होगी। मतलब सेम एज कॉन्सेप्ट लगाना है। चलो आओ अपन इस पर ट्राई करते। पहली स्ट्रक्चर देखें तो सिंपली बात है, मैं यदि यहाँ से H+ त्यागता हूँ, मैं यहाँ से H+ निकाल रहा हूँ, इसको थोड़ा और डिस्क्राइब ऐसे लिख लूँ। मैं यहाँ से H+ निकालता हूँ तो सीधी बात है यहाँ पे नेगेटिव आएगा। यहाँ से यदि मैं H+ निकालूंगा तो यहाँ पर भी नेगेटिव आएगा, और यहाँ से निकालूँ तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा। अम्ल क्या होता है? अम्ल जो अपने आप में प्रोटॉन या H+ का दान करते वही अम्ल होते हैं। यहाँ से इन्होंने त्याग दिए, पीछे जो कार्ब एनाइन बना है, अब इसकी स्टेबिलिटी देखो, जिसकी स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा या जिसमें -M या -I से रिलेटेड चीज़ें जितनी ज़्यादा हो रही है उसकी अम्लीय सामर्थ्य उतनी ज़्यादा। कल तो सिखाया, सीधी बात है, सिंपली बात। सर देखो रेजोनेंस इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है। ये देख लो, ये सर्कल अपने आप में क्या 3 पाई बन तो है, हाँ या ना? किसी बच्चे को ना पता हो तो कन्फ्यूज नहीं होना। भले ये आप राउंडेड आप सर्कल बनाओ या 3 पाई बॉन्ड बनाओ, ये चीज़ क्यों बनती है? रेजोनेंस के कारण पूरा घूम जाता है, फिर अपना हाइब्रिड बनाते हैं, आपको चीज़ें आ रही होगी। ये कॉमनली चीज़ें हो रही ये वाली। अब आप देखो रेजोनेंस हो रहा है, चलो सीधी बात है, H+ त्यागा, रेजोनेंस हो रहा है, इसका मतलब ये कार्ब एनाइन अपने आप में स्टेबल है। लेकिन साइड में जो CH3 समूह जुड़े हुए उसको देखो, आपको पता है एल्किल समूह जितने भी उनका लगता है +I प्रभाव। क्या लगता है? +I प्रभाव। और +I प्रभाव अम्लीय सामर्थ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। +I प्रभाव इसका भी लग रहा है, इसका भी लग रहा है, इसका भी लग रहा है। अब हमें देखना है किसका कब सबसे कम लग रहा है। तो सर देखो सिंपली बात है, लग तो तीनों को रहे, इक्वल रहे, या हम इतना भी बोल सकते हैं सर देखो, जो कार्ब एनाइन बना है उससे CH3 की जितनी दूरी ज़्यादा होगी तो उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, हाँ है ना? ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको कार्ब एनाइन में सीखा है। जिस जगह नेगेटिव बनता है उससे +I वाला ग्रुप जितना दूर होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। क्या सर इसमें +I के अलावा हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है? नहीं लग रहा? हाँ लग रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है। और मैंने आपको बताया है मेसोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन और I इफेक्ट तीनों लगे तो इनमें हम तुलनात्मक देखें तो हम सबसे ज़्यादा प्रियोरिटी देते हैं मेसोमेरिक को यानी रेजोनेंस को, फिर देते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन यानी हाइपर कॉन्जुगेशन की चलती है, उसके बाद सबसे लास्ट हम प्रियोरिटी देते हैं I इफेक्ट को। तीनों को देखें तो सबसे ज़्यादा किसकी चलेगी? मेसोमेरिक की, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन की, फिर I इफेक्ट की। इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो रहा। हाइपर कॉन्जुगेशन या अतिसंयुग्मन प्रभाव क्या होता है, इससे रिलेटेड मैंने आपको बताया है। शायद हद तक आपने वीडियो देख लिया होगा, नहीं देखा तो आप पीछे जाके देख सकते हो, वहां से कॉन्सेप्ट सीख जाओगे। CH3 इसका +I भी लग रहा है, इसका हाइपर कॉन्जुगेशन भी लग रहा है, इसका और इसका। इसकी बात करें, इसका +I भी लग रहा है और इसका हाइपर कॉन्जुगेशन भी लग रहा है। लेकिन मेटा स्थिति पर न तो मेसोमेरिक चलता है न ही हाइपर कॉन्जुगेशन चलता है। क्यों नहीं चलता? तो मेसोमेरिक से रिलेटेड मैंने बताया आपको। यहाँ पर देखिए मेटा स्थिति, सीधी बात है, ये क्रियात्मक समूह, ये ऑर्थो मेटा पैरा, मेटा स्थिति पर
प्लस आई तो चल रहा है, प्लस आई चल रहा है, लेकिन यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं चलता, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं चलता। और सिंपली बात है, जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन चलता है तो उसकी अम्लीय सामर्थ्य उतनी कम होगी कैसे? सीधी बात, मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया, यदि आप कन्फ्यूजन में हो। एसिडिक नेचर की बात करिए, समानुपाती होती है -m-i/+m+i और हाइपर कॉन्जुगेशन, इसकी विद्युत क्रमानुपाती होती है। अब सिंपली बात है, रेजोनेंस तो हो रहा है, मेसोमेरिक हो रहा है, वो छोड़ो, बाकी अपन तुलनात्मक देखें इन चीज़ों को, तुलनात्मक अपन देखें इन चीज़ों को। सर प्लस आई तो तीनों का लग रहा है, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लग रहा है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लग रहा है, इसका मतलब उसकी एसिडिक नेचर उतनी ज़्यादा होगी। तो ऑल ओवर देखें तो इन तीनों में सबसे बढ़िया अम्ल या सबसे अच्छा एसिड कौन सा है? वो है सेकंड वाला। कौन सा है? सेकंड वाला सबसे बढ़िया अम्ल है, सेकंड वाला। फिर अपन बात करें इन दोनों की, यानी पहले और तीसरे की बात करें तो पहले प्लस आई भी लग रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है, और तीसरे में प्लस आई भी लग रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है। लेकिन नेगेटिव से जितना दूर ये होगा, नेगेटिव से जितना दूर ये CH3 समूह होगा, वो कार्बन आयन उतना स्थायी ज्यादा होगा। इसका मतलब ये दूर है, इसके बाद थर्ड और उसके बाद फर्स्ट। और पूछा क्या इसने कि निम्न को अम्लीय सामर्थ्य के बढ़ते क्रम में लगाना, यानी सबसे कम अम्लीय सामर्थ्य होगी पहले की, फिर होगी तीसरे की, और सबसे ज़्यादा होगी दूसरे की। मैं आशा करता हूँ ये चीज़ें समझ में आ रही है। यदि कॉन्सेप्ट रेगुलर आपने तैयार की है, चीज़ों को सीखते हुए चल रहे हो तो। चलो सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाले में पूछा इसने हमें बेसिकली देखिए, ये बेंजीन रिंग है, OH फिनोल या 3 NO2 ग्रुप जुड़े हुए, तो ऑल ओवर इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड। एक पिक्रिक एसिड दिया हुआ है, एक इस OH के या इस क्रियात्मक समूह के थर्ड स्थिति देखो, यहाँ ऑल ओवर देखो, मेटा स्थिति पर 2 NO2 ग्रुप जुड़े हुए, और यहाँ पे एक ऑर्थो पे जुड़ा हुआ है, एक पैरा पे जुड़ा हुआ है। तो इनको हमें अम्लीय सामर्थ्य के बढ़ते क्रम में सजाना है। तो क्या आंसर जाएगा? सिंपली बता दो, अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ है आपको। चलो आ जाओ, सिंपली बात है, H+ त्यागेगा, H+ त्यागेगा, H+ त्यागेगा, कार्बन आयन बना, कार्बन आयन बना और कार्बन आयन बना। अब सीधी बात है, रेजोनेंस हो रहा है, तीनों में इक्वल है, चलो स्टेबल है। बाकी हम तुलनात्मक इनको देखेंगे, NO2 समूह को। सीधी बात है, NO2 समूह। यदि NO2 समूह की बात करें तो इस समूह का अपने आप में -m प्रभाव लग रहा है, और क्रियात्मक समूह है तो -I लगेगा ही लगेगा। -m-I 2 लग रहे हैं, इसका भी लग रहा है, इसका भी लग रहा है, इसका भी लग रहा है, मतलब एक का 2 लग रहा है, लेकिन तीनों का लग रहा है। इसका मतलब इस स्ट्रक्चर में -I और -m सबसे ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि ये 3 है NO2। लेकिन इसकी बात करें तो यहाँ पर इसका -I लग रहा है, क्या यहाँ पे -m लग रहा है? नहीं लग रहा। मेटा पे लगता ही नहीं। क्यों नहीं लगता? मैंने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना के बताया था। ये यहाँ पे चलो नेगेटिव, ये यहाँ पे रेजोनेंस करेगा तो एक बार नेगेटिव यहाँ आएगा, एक बार यहाँ आएगा, एक बार यहाँ आएगा, यहाँ पे आता ही नहीं है, यहाँ पे आता ही नहीं। इस कारण इसका यहाँ मतलब मेटा स्थिति पर किसी भी क्रियात्मक समूह का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भागीदारी लेता है उसका M इफेक्ट यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगता। तो यहाँ पे जो मेटा स्थिति इस NO2 का, इस NO2 दोनों का -I तो लग रहा है, लेकिन यहाँ पर -m नहीं लग रहा है। लेकिन इस वाली स्थिति में देखिए, इसका -m और -I दोनों लग रहा है, इसका -m और -I दोनों लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि ये वाला ऑर्थो पोजीशन पर है और ये पैरा पोजीशन पर। इसका मतलब ऑल ओवर देखें, इसके तो सबसे ज्यादा लग रहे हैं, इसका मतलब जो पहला वाला वो सबसे तगड़ा अम्ल है। उसके बाद तीसरा वाला कौन सा है? तीसरा वाला। और सबसे कम या दुर्बल अम्ल कौन है? इन तीनों की तुलना करें तो वो है दूसरा वाला। दूसरा वाला क्यों है? सर देखो, NO2 2 समूह इसमें भी है, इसमें भी 2 है, लेकिन इन दोनों का -m और -I दोनों लग रहा है, लेकिन इन दोनों का सिर्फ -I लग रहा है। -m क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि मेटा स्थिति पर किसी भी क्रियात्मक समूह का M यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता वो अभी बताया। क्यों? नेगेटिव यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ पॉजिटिव जैसी बात हो वो भी नहीं आ रही। यहाँ तक समझ में आ गया? तो ये आंसर आपको पुट करना और कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करो।
चलो कुछ और अपना आगे बढ़ते हैं। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखते हैं क्षारीय सामर्थ्य या बेसिक स्ट्रेंथ कैसे ज्ञात की जाती है। सिंपली क्षारीय सामर्थ्य समानुपाती होती है, Kb व्युत्क्रमानुपाती होती है, Pkb समानुपाती होती है, +m+i और व्युत्क्रमानुपाती होती है, -m-i। और यदि विद्युत ऋणता से रिलेटिव हम एक एग्जाम्पल करेंगे तो ऐसी स्थिति आती है, तो जो क्षारीय सामर्थ्य होती है विद्युत ऋणता यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और एक ये ट्रिक की लाइन है, ये भी थोड़ा बहुत ध्यान रख लो। सिंपली बोला जाता है कि लोकलाइज्ड लोन पेयर इज मोर बेसिक देन डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, यानी जो लोन पेयर अपने आप में लोकलाइज होगा यानी स्थिर होगा, रेजोनेंस में भाग नहीं ले रहा है, वो अपने आप में ज़्यादा क्षारीय होगा देन दी डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, यानी जो लोन पेयर चल रहा है, रेजोनेंस में भाग ले रहा है, उसकी तुलना में जो नहीं चल रहा है वो ज़्यादा क्षारीय होगा। इससे रिलेटेड मैं आपको एग्जाम्पल करवा दूंगा, ये फंडा ध्यान रखना। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो क्षारीय सामर्थ्य से रिलेटेड जहाँ संभव क्वेश्चन आता है वो एमीन से रिलेटेड पूछा जाता है। कुछ इसके अपवाद भी होते हैं, बेसिक अपन अब समझते। एक एग्जाम्पल लेते, हमें 3 कार्बनिक कंपाउंड दिए हुए, हमें इनकी क्षारीय सामर्थ्य के अनुसार इनका रिलेशन बताना है कि कोई किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। तो सीधी बात है, देखो NH2 ये NH कॉमनली है ना। अब हमें देखना है कि NH2 के अलावा ये जो एल्किल समूह बचा हुआ है, इसका +i लग रहा है, इसका +i लग रहा है। इसकी बात करो तो यहाँ पे सिंपली देखो, ये लोन पेयर यहाँ आते हैं तो ये रेजोनेंस हो रहा है ना, रेजोनेंस। और मैंने अभी बताया लोकलाइज्ड लोन पेयर इज मोर बेसिक देन डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, यानी जिसमें ज़्यादा रेजोनेंस होता होगा वो कम क्षारीय होगा, ये ध्यान रखना है बेसिकली। तो यहाँ पे +i लग रहा है, यहाँ पे +i लग रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, इसका मतलब ये डीलोकलाइज है। क्या डीलोकलाइज है, और डीलोकलाइज होगा तो इसका मतलब वो अपने आप में कम क्षारीय होगा। तो यहाँ पे देखें तो एल्किल समूह बड़ा है, यहाँ तुलनात्मक छोटा है, यहाँ पर भी एल्किल समूह है, लेकिन ये वाला समूह यहाँ पे मेसोमेरी करके इसकी क्षारीय सामर्थ्य घटा देता। सिंपली बात देखो, बेसिकली क्षारीय सामर्थ्य अपन बोलते क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रवृत्ति या लोन पेयर देने की प्रवृत्ति या H+ या प्रोटॉन लेने की प्रवृत्ति, वो तो क्षार होता है भाई। जो लोन पेयर त्यागता हो, अब ये कहाँ से लोन पेयर त्यागेगा, ये तो लोन पेयर यहाँ पे अनुनाद में पार्टिसिपेट हो रहे, तो त्याग तो नहीं पाएगा, न त्याग पाएगा, इसका मतलब वो अच्छा क्षार है ही नहीं। तो इसको छोड़ो, ये सबसे पीछे आ जाएगा। पीछे आने का रीजन है कि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट हो रहे, तो दे ही नहीं पाएगा। तो इन दोनों की तुलनात्मक बात करें तो सिंपली बात, लोन पेयर इसके ऊपर भी है तुलनात्मक। देखे इसमें एल्किल समूह बड़ा है तो इसका +i ज़्यादा, और तुलनात्मक इन तीनों को देखे सबसे ज़्यादा क्षारीय ये है, फिर ये है और लास्ट में ये है। आया समझ में? चलो वेरी गुड। कुछ और हम नंबर ऑफ एग्जाम्पल लेते हैं क्षारीय सामर्थ्य से रिलेटेड। यहाँ पे ऊपरी 3 कार्बनिक पदार्थों में तुलनात्मक क्षारीय सामर्थ्य को देखना है, और फिर हमें निचले 3 कार्बनिक पदार्थों में क्षारीय सामर्थ्य को देखना है। जो पहले वाले 3 है, इसमें आप बताओ कि सबसे ज़्यादा क्षारीय सामर्थ्य किसकी होगी, फिर किसकी होगी और फिर किसकी होगी। चलो ट्राई करो, जो अभी कॉन्सेप्ट सिखाया उसके भी यहाँ पर करना है। क्या जाएगा आंसर? वेरी गुड। चलो आ जाओ। सिंपली देखो, बेंजीन रिंग ऑल ओवर देखें तो सब में कॉमन है। अब हम तुलनात्मक यहाँ पे देखें, यदि मैं इसकी बात करूँ, सीधी बात है, NH के ऊपर लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहाँ से यहाँ जा सकता है और ये वाले बॉन्ड यहाँ से यहाँ आ सकते हैं, या यहाँ न जाए तो ये यहाँ भी जा सकता है और यहाँ एक समय में एक साइड जाएगा। ठीक है, यहाँ भले उधर चला जाए भले इधर चला जाए। यदि मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पे जो लोन पेयर है उसकी बात करूँ, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट हो रहा है और आगे पीछे घूम सकता है, लेकिन यहाँ पे जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सीधी बात है, लोन पेयर के एकांतर में पाई यहाँ नेगेटिव दूसरा हो तो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इस लोन पेयर के एकांतर में, एक के अंतर में क्या है, सिग्मा बंद है, पाई है नहीं, इसका मतलब ये रेजोनेंस में भाग नहीं लेगा। और मैंने अभी आपको सिखाया है कि जो लोकलाइज्ड लोन पेयर होता है, ये होता है मोर बेसिक देन डी लोकलाइज्ड लोन पेयर। सिंपली बात है, यहाँ पे लोन पेयर अनुनाद में भाग ले रहा है, यहाँ पे लोन पेयर अनुनाद में भाग ले रहा है, दोनों साइड ले सकता है, यानी यहाँ पे ज्यादा अनुनाद में भाग ले सकता है, यहाँ सिर्फ एक साइड, यहाँ पे अनुनाद में भाग ही नहीं ले रहा है। इसका मतलब ये लोकलाइज्ड है। जो लोकलाइज्ड होगा, जो स्थिर होगा, वो ज्यादा क्षारीय होगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा क्षारीय ये है, फिर ये, वो सबसे कम ये। सबसे कम ये क्यों? क्योंकि लोन पे 2 साइड जा सकता है, मतलब ज्यादा घूम सकता है, ये सिर्फ एक साइड, इधर कहीं नहीं घूम रहा। इस भी यहाँ पर किया।
आया समझ में। चलो अगला वाला अपना एग्जाम्पल करते हैं। सिंपली बात है, ऐसे एग्जाम्पल पहले आप देखा करो, जो कॉमनली चीज़ें उसको पकड़ा करो। सीधी बात है, ये 5 कार्बन की रिंग और NH2, 5 कार्बन की रिंग NH2, 5 कार्बन की रिंग NH2, ये कॉमन है। तो हम कहाँ तुलना करेंगे? तुलना हम इनके बिहाफ पर करेंगे, इनके बिहाफ पे करेंगे। तो सिंपली बात, इनके बिहाफ पे कैसे? यदि मैं इसकी बात करूँ, इस रिंग के साथ ये कुछ नहीं कर रही, हाँ आपस में यहाँ पे तो रेजोनेंस हो रहा है, ऐसा वैसा हो सकता है, लेकिन रिंग के साथ कुछ नहीं कर रहे, और ये अपने आप में एक क्रियात्मक समूह है, हाँ या ना, क्रियात्मक समूह। तो इसका मतलब इसका क्या लगेगा? -I। ये क्या है? एल्किल समूह, क्या लगेगा? +I। ये क्या क्रियात्मक समूह, इसका क्या लगेगा? -I। क्या लगेगा? -I। अब देखो, आपको पता है जिसमें +I लग रहा है वो अपने आप में ज़्यादा क्षारीय होगा। अभी मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था, यदि मैं इसको फर्स्ट मानता हूँ, इसको यदि मैं सेकंड मानता हूँ और इसको मैं थर्ड मानता हूँ, तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा क्षारीय कौन? तो आप बोलोगे सर सेकंड वाला, हाँ है ना, सेकंड वाला होगा, क्योंकि ये तो कॉमनली चीज़ है। बाकी बच्चा ये इस एक एल्किल समूह का +I लग रहा है, इधर देखे तो 2 क्रियात्मक समूह तो -I लग रहे हैं, -I वाले पीछे आएंगे, तो सबसे ज़्यादा क्षारीय सेकंड है। फिर इन दोनों की बात करें, इन दोनों की बात करें तो OCH3 COOCH3, तो इसका अपने आप में -I ज़्यादा लगेगा। रीजन भी है सर, देखो दो ऑक्सीजन है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट भी ज़्यादा करेंगे, तो इसकी -I इसका ज़्यादा है तो -I ज़्यादा होगा, इसका मतलब क्षारीय सामर्थ्य कम होगी। इसका मतलब सबसे ज़्यादा क्षारीय सेकंड है, फिर थर्ड है और सबसे कम फर्स्ट है। आया समझ में? बेसिक कॉन्सेप्ट है, समझते जाओ। चलो अपन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ पर पर्टिकुलर 3 कार्बनिक कंपाउंड दिए हुए, क्षारीय सामर्थ्य के अनुसार हमें सजाना है। कोशिश करो, फिर इसको सोल्व करने की कोशिश करो। जो फंडे सिखाए हैं उसके अनुसार आप चीज़ों को किया करो। चलो आ जाओ, मैं समझा देता हूँ। मैंने पहले सबसे पहले आपको ये समझाया कि जो कॉमन चीज़ है उसको पकड़ो। NH2 4 कार्बन की रिंग, ये कार्बन, ये ऑल ओवर, यहाँ पर भी है, ये यहाँ पर भी है, ये यहाँ पर भी है, कॉमन है। तो तुलना हम किससे करेंगे? F3Cl3 और Br3 से, इससे करेंगे। अब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, जो क्षारीय सामर्थ्य होती है उसमें लास्ट में मैंने अभी बताया था, जो क्षारीय सामर्थ्य होती है फॉर्मूले कुछ लिखा कर मैंने लास्ट में लिखा था En के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होगी उसकी क्षारीय सामर्थ्य कम होगी। और सीधी बात है, F3Cl3Br3 यानी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन की देखें तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सबसे ज़्यादा, विद्युत ऋणता ज़्यादा तो क्षारीय सामर्थ्य होती कम। और इन तीनों में तुलनात्मक देखें Br3 या Br की बात करें तो क्षारीय सामर्थ्य सबसे ज़्यादा होगी इसकी। क्यों होगी? क्योंकि इसकी विद्युत ऋणता कम है, तो सबसे ज़्यादा ये, फिर वो। आया समझ में? इस क्वेश्चन को हमने सोल्व किया है विद्युत ऋणता के आधार पे। चलो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे 3 दिए हुए, इसको भी सोल्व करो। यहाँ पर ये भी लोन पेयर कैसे सोल्व करोगे? चलो आ जाओ, मैं समझा देता हूँ। ये लोन पेयर इधर भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट हो सकता है और ये इधर जा सकता है। यदि ये लोन पेयर इधर पार्टिसिपेट हो तो ये इधर घुस सकता है, हाँ या ना। और इसमें यदि ये यहाँ आए तो ये यहाँ आएगा। इसमें लोन पेयर के एकांतर में कोई पाई बंद है नहीं, तो लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं होगा रेजोनेंस में। तो सीधी बात, अभी मैंने आपको बताया कि, क्या बताया, एक लाइन मैंने इंग्लिश में लिखी थी, वो यदि हिंदी में बोलूँ तो जो स्थिर लोन पेयर होगा वो ज़्यादा क्षारीय होगा तुलनात्मक अस्थिर लोन पेयर से। लोकलाइज लोन पेयर इज मोर बेसिक देन डी लोकलाइज लोन पेयर। तो ये रेजोनेंस में भाग नहीं ले रहा है, ये ले रहा है लेकिन एक साइड। यदि ये भी ले रहा है, इधर भी ले सकता है और इधर भी लोन पेयर रेजोनेंस में भाग ले सकता है, ये 2 साइड ले सकता है, ये एक साइड इधर ले ही नहीं रहा। इसका मतलब सबसे ज़्यादा ये क्षारीय, फिर ये सबसे कम ये। कुल मिला के लोन पेयर वाला कॉन्सेप्ट देखना है कि जो रेजोनेंस में भाग नहीं लेगा वो ज़्यादा क्षारीय होगा। क्षार अम्ल से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी, मैंने आपके साथ शेयर कर दी। आप इससे रिलेटेड जो भी नंबर ऑफ क्वेश्चन करो, जो मैंने फॉर्मूला ऊपर बताया, और लोन पेयर का घूमना ना घूमना उसके आधार पे क्षार से रिलेटेड आप कर सकते हो। आया समझ में? चलो आज के लिए इतना खूब है, बाकी चीज़ें हम कल आगे शेयर करेंगे। कल हम कुछ नया सीखेंगे। कल मैं आपको ESR या जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है उसके बारे में बताऊंगा, यानी NSR, ESR, इससे संबंधित हम बेसिक चीज़ें सीखेंगे। चलो गुड लक, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, बढ़िया पढ़ाई करते रहो।